हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी J&K। बेटा आज हमारा तीसरा लेक्चर है। अभी तक हमने जो इनिशियल टॉपिक्स है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वो कंप्लीट किया है, जिसमें हमारा फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये टॉपिक्स बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये बीच में कहां से आ गया बेटा, इसको अंडरस्टैंड कीजिए आप। अब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसकी क्या जरूरत पड़ी। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इट शुड फॉलो द केमिकल रिएक्शन। बेटा जो भी आपके केमिकल रिएक्शंस हैं दे शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मास है रिएक्टेंट्स का, बेटा जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। दैट इज वाई वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन सो दैट इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो याद क्या रखना है आपको कि बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो मास ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा यहाँ पे एक रिएक्शन लिया दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 plus O2 gives H2O। बेटा अगर हम रिएक्टेंट्स का मास देखते हैं इसमें, तो रिएक्टेंट्स का मास इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन, 2 2 और 4। तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम। अगर हम ग्रामस में लेते हैं 1 मोल का, तो यहां पे चार हाइड्रोजन एटम्स हैं या 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो 4 मोल्स अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम्स का तो उनका मास 4 ग्राम्स होगा। और ऑक्सीजन यानी O2 का जो मास है ग्राम्स में, अगर हम 1 मोल लेते हैं दैट विल बी 32 ग्राम्स। तो टोटल मास कितना आया रिएक्टेंट्स का, दैट विल बी 4 ग्राम्स प्लस 32 ग्राम्स दैट इज 36 ग्राम्स। तो जो मास है रिएक्टेंट्स का ये मास होना चाहिए बराबर द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी जो मास ऑफ प्रोडक्ट्स यानी H2O, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो H2O के भर रहे हैं उनका मास बेटा टोटल मास 36 ग्राम्स होना चाहिए। अब हम देखते हैं, तो अगर हम H2O लेते हैं, अगर H2O का 1 मोल लेते हैं बेटा, 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम्स होता है। तो इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स बन जाते हैं, देखो बेटा एक होता है मोल, दूसरा होता है मॉलिक्यूल। अगर मैं हाइड्रोजन का बेटा 1 एटम लेता हूं तो उसका मास होता है 1 AMU। अगर मैं 1 मोल लेता हूं हाइड्रोजन एटम का, 1 मोल हाइड्रोजन एटम का, तो उसका मास होगा, इस AMU को सिंपली ग्राम्स में लिखना है तो 1 ग्राम बन जाएगा। तो यहां पे इसी तरह अगर मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूं, 1 मॉलिक्यूल H2O का, 1 मॉलिक्यूल H2O का जो मास होगा दैट विल बी 18 AMU बेटा, 18 AMU। लेकिन आपके पास अगर हम मोल्स में लेते हैं तो 1 मोल H2O का जो मास होगा दैट विल बी 18 ग्राम्स। तो यहाँ पे 2 मोल्स, अगर हम इन टर्म्स ऑफ मोल्स बात करते हैं तो यहाँ पे 2 मोल्स बनते हैं H2O के। सो टोटल मास फॉर्मड विल बी 18 इंटू 2 दैट इज 36 ग्राम्स। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट्स मास ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर है। सो दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड में वो नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के इक्वल है। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ना उसके बाद रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं बेटा हमारे नेचर में या हमारे इस यूनिवर्स में, जो केमिकल रिएक्शंस या तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं या हीट को रिलीज कर रहे हैं। सब इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्ट होती है बेटा, ये तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। तो इससे आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। जब हम मेल्टिंग ऑफ आइस में देखते हैं बेटा, हम आइस को हीट करते हैं, वी प्रोवाइड हीट, और इस हीट की वजह से आपका जो आइस है वो मेल्ट हो जाता है। तो आइस से वाटर बनना यानी मेल्टिंग ऑफ आइस, ये क्या इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई। ओके, तो जब क्या होता है बेटा, जब लिक्विड वाटर से आइस बन जाता है तो वहां से बेटा उतना सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है सराउंडिंग्स में। तो उस बेसिस पे हमारे पास रिएक्शंस की भी 2 टाइप्स है। वन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा,
ये वो रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, जो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करे, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के सिंपलिसिटी इस अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने मेल्टिंग ऑफ आइस लिया बेटा। मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल प्रोसेस है, दिस इज फिजिकल प्रोसेस, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है बेटा, दिस इज फिजिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस में हीट एब्जॉर्ब होती है, सो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह इवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इवापोरेशन। ओके, यही मैंने यहाँ पे लिया है H2O सॉलिड यानी ice when changed into H2O liquid it absorbs this amount of heat, so this is endothermic reaction या endothermic process, this is endothermic process। इसी तरह अगर हम एक और रिएक्शन लेते हैं बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये रिएक्शन नहीं है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम एक और रिएक्शन लेते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, जो CaCO3, दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये बेटा ये रिएक्शन है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट यानी मार्बल को हीट प्रोवाइड करते हैं, वी राइट डेल्टा, डेल्टा सिंबल ऑन द एरो, दिस मीन्स हीट। तो ये चेंज होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपकी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपने क्या अंडरस्टैंड किया बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिंपली हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है बेटा सराउंडिंग से। और एग्जांपल्स आपने, मैंने एक एग्जांपल दी है, सिंपल एग्जांपल, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, now there is another example of a reaction on the basis of heat, that is called as exothermic reaction। एक्सोथर्मिक में बेटा हीट रिलीज होती है, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड इन द सराउंडिंग। अब फॉर एग्जांपल मैंने बर्निंग ऑफ कोल, देखो बेटा कोल में क्या है, कोल में जो मेजर कंपोनेंट है बेटा वो कार्बन है। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, बर्न, तो बेटा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और साथ साथ यहाँ पे हीट रिलीज होती है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जब हम कोल को जलाते हैं तो पहले हम हीट देते हैं, लेकिन बेटा वो हम रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हीट देते हैं। जब रिएक्शन कंटिन्यूसली हो रही होती है तो उस टाइम बेटा कंटिन्यूसली हीट रिलीज होती है रिएक्शन के दौरान, तो ये कहलाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में बेटा हम जो हीट है वो प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पे याद रखना, तो यहाँ पे हम जो हीट है एंडोथर्मिक के प्रोसेस में वो हम हीट प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं। तो मैं इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस हीट, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है ना बेटा, प्लस हीट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम प्रोडक्ट साइड में हीट लिखते हैं और एक्सोथर्मिक के केस में हम रिएक्टेंट साइड में हीट लिखते हैं। और आपको एक दो रिएक्शंस और याद रखने हैं जो कि एक्सोथर्मिक है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं बेटा, वहां से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सिलिकेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सिलिकेट लाइम। और जो कैल्शियम ऑक्साइड है दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम, दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। ओके, तो यहाँ पे हीट रिलीज होती है, सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स NH3, ये NH3 आपका अमोनिया कहलाता है बेटा, अमोनिया। और इस प्रोसेस को हम हैबर्स प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। जो ये रिएक्शन है, जिस टोटल रिएक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस। तो कोई आपसे कहेगा व्हाट इज हैबर्स प्रोसेस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये रिएक्शन भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई होप आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अंडरस्टैंड किया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंफॉर्मेशन इन द केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। केमिकल इक्वेशन तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है बेटा, मेरी एडवाइस है कि आप उस लेक्चर को देख लीजिए। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमें केमिकल इक्वेशन से, नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा एक केमिकल इक्वेशन है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब इसी को देख लेते हैं हम,
तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन है बेटा, केमिकल इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर मॉलिक्यूल है बेटा, है ना। तो इस केमिकल इक्वेशन से हमें नेम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पता चला। दूसरा क्या मिल सकता है हमें, प्रेसिपिटेट एंड गैसेस। अगर हमारी रिएक्शन में बेटा कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है या कोई गैस बन रहा है तो वो भी हमें केमिकल इक्वेशन से पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस है तो हम लिखते हैं जी, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन गैस। ओके, और यहाँ पे क्या है H2O लिक्विड है तो मैं L लिखूंगा बेटा। मतलब स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हमें पता चलता है। ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस है और H2O लिक्विड है बेटा। ठीक है, अब प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेट कैसे पता चले हमें, देख लीजिए। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है बेटा, लेड नाइट्रेट PbNO3, ओके, प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, it gives lead iodide PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है बेटा। ओके, अब लेड नाइट्रेट का मैं सोल्यूशन लेता हूं। सोल्यूशन मतलब पानी में मैंने लेड नाइट्रेट डिजोल्व किया तो मैं लिखूंगा एक्वस। इसका मतलब पानी के साथ लेड नाइट्रेट है। इस तरह पोटेशियम आयोडाइड का मैं सोल्यूशन लेता हूं तो मैंने लिया एक्वस। ओके, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस लिया मैंने, इसका सोल्यूशन लिया मैंने वाटर के साथ। अब जब मैं ये रिएक्शंस करता हूं बेटा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में है, तो यहाँ पे बनता है लेड आयोडाइड, लेकिन ये प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, तो मैं डाउन एरो लिखता हूँ बेटा, डाउन एरो। इस तरह से डाउन एरो लिखते हैं हम जब कोई प्रेसिपिटेट बनता है, या सीधे सॉलिड लिखते हैं ब्रैकेट में। ओके, तो यहाँ पे जो दो एक्वस सॉल्यूशंस को जब मैं मिलाता हूं तो एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाने से एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बाहर आता है, बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज लेड आयोडाइड। और किस में बनता है ये, पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में बनता है, तो मैं लिखूंगा पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस। ओके, इस तरह से हमें पता चलता है। अगर कोई गैस लीज होगा बेटा, गैस लीज होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो अभी हमने डिस्कस किया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा, सॉलिड है। जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड दिस हीट, यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बन जाता है, सॉलिड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो या तो हम G लिख सकते हैं सीधे G, या तो हम इस तरह से अपवर्ड एरो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है। ओके, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइड बाय द केमिकल इक्वेशन। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कोई सोल्यूशन जो जिससे हम रिएक्ट करते हैं क्या वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। बेटा फॉर एग्जांपल अगर हम जिंक को, मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, जब हम जिंक मेटल को बेटा, जार्डन क्या होता है, सॉलिड, तो मैं लिखूंगा S, प्लस जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैं लिखूंगा DIL, डाइल्यूट कोई एसिड लेता हूँ मैं HCl। ओके, तो यहाँ पे बनता है ZnCl2 एक्वस, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो प्लस H2 गैस। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट, तो हम डाइल्यूट के लिए DIL लिखते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेट होता तो हम CONC डॉट लिखते हैं फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि एक केमिकल इक्वेशन फिजिकल स्टेट के बारे में बताती है कि कोई रिएक्टेंट सॉलिड है तो S लिखते हैं ब्रैकेट में, जिस तरह से यहाँ पे मैंने S लिखा। ओके, कोई लिक्विड है तो सीधे L लिखते हैं, कोई गैस है तो सीधे G लिखते हैं, तो यहाँ पे हम G भी लिख सकते हैं क्योंकि ये गैस है। ओके, तो एक्वस को आपको पता ही है कि एक्वस का मतलब किसी भी सॉल्ट या रिएक्टेंट का पानी के साथ का सोल्यूशन। ओके, और इसके अलावा क्या, एक तो कॉन्सेंट्रेशन देता है, फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और हीट चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कोई क्या रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। ओके, अगर एंडोथर्मिक हो तो रिएक्टेंट की साइड हम हीट लिखते हैं, अगर एक्सोथर्मिक हो तो प्रोडक्ट साइड के हम हीट लिखते हैं। इसके अलावा क्या देता है बेटा, इसके अलावा इंफॉर्मेशन देता है कि क्या किन कंडीशंस, यानी रिएक्शन कंडीशंस, किन कंडीशंस पे रिएक्शन होती है। अब इसका मतलब क्या है, देख लीजिए। मैं एक रिएक्शन लेता हूं, फॉर एग्जांपल N2 गैस प्लस H2 गैस, दिस विल फॉर्म बेटा NH3 अमोनिया गैस। ओके, अब देख लीजिए, अब ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे होती है, तो हम इस टेम्परेचर पे एरो लिखते हैं, इस एरो के ऊपर टेम्परेचर लिखते हैं, तो टेम्परेचर भी लिख सकते हैं हम एरो के ऊपर, इसका इंफॉर्मेशन भी देते हैं किस टेम्परेचर पे होता है। ओके, उसके बाद ये कैटलिस्ट के बारे में बोलता है।
अगर मैं इस रिएक्टेंट की इस रिएक्शन की बात करूं तो इसके लिए हमें मोलिब्डेनियम कैटलिस्ट चाहिए, तो हम MO लिखते हैं। ओके, तो और प्रेशर के बारे में लिख सकते हैं कि ये प्रेशर किस एटमॉस्फेयर पे होता है। सेकंड, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं इस रिएक्शन के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन भी हमें ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड करती है। आई होप आपने अंडरस्टैंड, दो कंसेप्ट अभी तक मैंने पढ़ाया है, दैट इज why should we balance the chemical reaction, because it should follow the law of conservation of mass। और जो दूसरा मैंने आपको बताया है दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, दिस वर टू कंसेप्ट्स। और अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब भैया केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड, यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड्स, है ना, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा कोई केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है A2 प्लस B2, A2 प्लस B2 गिव्स AB, 2AB, ये मेरे पास केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो गई बेटा, इसमें A और A के बॉन्ड में बीच A और A के बीच में बॉन्ड है, इसमें B और B के बीच में बॉन्ड है बेटा। ओके, और AB में क्या है, AB में A और B के बीच में बॉन्ड है। अब देख लीजिए बेटा, तो यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो गई, ये बॉन्ड्स ब्रेक, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो गए बेटा, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हुई, वो AB बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो इससे भी हम इस रिएक्शन, इस डिफिनेशन को भी हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं ना। अब इस बेसिस पे कितने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, कितने बॉन्ड्स मर रहे हैं, तो इस बेसिस पे हमें 5 टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस की। ओके, वी हैव 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 is combination, second one is decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, and last जो हमारा बचता है that is redox reaction। ओके, अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर जो रिएक्टेंट्स है वो कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को हम बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सर वो क्या होता है, देख लीजिए। अगर हम जनरल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन पे फोकस करना आप। यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स है बेटा, एक तो A है, दूसरा B है, मतलब 2 रिएक्टेंट्स हैं। तो 2 रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन कहलाती है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें आपको क्या याद रखना है बेटा, एक तो जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है, दूसरा आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो H2 प्लस O2 गिव्स H2। बेटा यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स। तो इसमें रिएक्टेंट लिखते हैं इस वाले रिएक्शन में बेटा, रिएक्टेंट 2 हैं और प्रोडक्ट कितना है बेटा, प्रोडक्ट 1 है। अब इसमें देख लीजिए N2 प्लस H2 गिव्स NH3। बेटा रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट 2 हैं, N2 और H2। प्रोडक्ट कितना है बेटा, प्रोडक्ट एक ही है, दैट इज NH3। इसी तरह हम मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। अब यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं बेटा, रिएक्टेंट 2 है, तो मैग्नीशियम 1 है बेटा। तो ये सारे जो रिएक्शंस हैं, these are the examples of combination reactions। Okay, now we will, in the next session we will discuss the other reactions। I hope you are enjoying the lecture. Thank you so much।